सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज हम परम पूज्य गुरुदेव का एक प्रवचन है, सुसंस्कारी बनाए कैसी हो वो शिक्षा। तो चलिए आज इसका स्वाध्याय करते हैं। देवियों एवं भाइयों, आज हम एक बहुत छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं जो बाहर से देखने में कोई खास महत्व की मालूम नहीं होती। सरकारी स्कूल खुलते हैं, बहुत से कॉलेज खुलते हैं और शिक्षा के लिए जगह जगह सरकारी गैर सरकारी प्रयत्न चलते रहते हैं। ऐसी दशा में हम जिस कार्य का उद्घाटन कर रहे हैं उसका यों प्रत्यक्ष कोई महत्व मालूम नहीं पड़ता। लगभग 35 से 40 बच्चों तथा 20 से 30 लड़कियों महिलाओं की शिक्षा से हम यह एक छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं। नन्हा सा आरंभ है, लेकिन आप सब जरा बारीकी से देखें तो यह मालूम पड़ेगा कि यह कोई बड़ा काम किया जा रहा है। बीज बोते समय आपने देखा होगा कि नन्हा सा बीज खेत में डाल देते हैं, जरा सी पौध लगा देते हैं तो प्रारंभ लगता तो छोटा सा ही है, किंतु जब हरी भरी फसल खड़ी होती है तो ढेरों अनाज पैदा होता दिखाई देता है। आपने मक्के का, धान का, गन्ने का पौधा लगते देखा है। काम जरा सा होता है किंतु परिणति बड़ी। बगीचा लगाते समय गुठलियां बोई जाती हैं, लेकिन जब हरा भरा बगीचा उगकर सामने आता है तो छोटा सा काम जो किसी दिन प्रारंभ किया गया था बड़ा परिणाम लेकर आता दिखाई देता है। हमने अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसे ही काम किए हैं। ऊंचे लक्ष्यों के लिए, ऊंचे उद्देश्यों के लिए छोटी शुरुआत की है, वह परिणाम विराट परिमाण में सामने आया है। यहाँ जो शुभारंभ कर रहे हैं वे बाहर के स्कूलों की तुलना में कोई खास महत्व का नहीं लगता, किंतु वास्तव में महत्व रखता है। यह मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ। स्वामी श्रद्धानंद के मन में एक बात आई कि छोटी उम्र के बच्चे ही वह आधार हैं जिन पर संस्कारों का आरोपण किया जा सकता है। कच्ची लकड़ी को मोड़ा जा सकता है, पकी लकड़ी को मोड़ना मुश्किल है, तोड़ना आसान है। छोटी उम्र में यदि ध्यान दिया जाए तो बच्चों को महापुरुष बनाया जा सकता है। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी छोटी उम्र में ले गए थे और उनको बला अति बला विद्या सिखाकर महामानव बना दिया था। ऋषि सांदीपनि के आश्रम में श्री कृष्ण भी छोटी उम्र में ही गए थे, वह महामानव बनकर आए थे। लव एवं कुश का शिक्षण वाल्मीकि के आश्रम में तब हुआ था जब वे बालक थे। छोटी उम्र का बड़ा महत्व है। बड़ी उम्र होने पर आते तो शायद इतना बड़ा परिणाम न निकलता जितना ज्यादा ऊंचे स्तर का शिक्षण छोटी उम्र में सिखाया जा सकता है। बड़े होने पर उतना संभव नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने यही प्रयास किया। एक छोटा सा स्वयं का मकान था, उसे बेच दिया। मकान की कीमत मिली 5,000 रुपया। आज से लगभग 80 वर्ष पुरानी बात मैं कह रहा हूँ। घर बेचने के बाद हरिद्वार में गंगा के पार कांगड़ी गांव में गुरुकुल के नाम पर छोटे छोटे झोपड़े बनाए और 10 विद्यार्थियों से अपनी संस्था की शुरुआत करी। जिन्होंने भी देखा सबने मखौल उड़ाया। 10 बच्चों का भी कोई स्कूल होता है? स्कूलों की तो बड़ी शानदार इमारतें होती हैं। देहरादून, मसूरी में पब्लिक स्कूलों का ठाट बाट तो देखिए, उसके मुकाबले फूस की झोपड़ियों का भला क्या मूल्य। किंतु सिद्धांतों के प्रति अडिग श्रद्धानंद ऊंचे लक्ष्य को लेकर काम करते गए। गंगा में आई बाढ़ भी उनके उद्देश्य को डिगा नहीं सकी। एक शानदार संस्था के रूप में गुरुकुल कांगड़ी उभर कर आई। उसमें से कई शानदार आदमी निकले। इंद्रसेन विद्या वाचस्पति, सत्यदेव विद्यालंकार, राम गोपाल विद्यार्थी, ऐसे कुछ गिने चुने किंतु तपे हुए आदमी जो उन दिनों इस गुरुकुल से निकाले, किसी दूसरे स्कूल से नहीं निकले। हमारे प्रत्येक काम को आप देखें तो आपको लगेगा कि वह प्रारंभ में भले ही छोटा हो, किंतु ऊंचे उद्देश्यों को लेकर आरंभ हुआ, वह बड़े परिणाम तक पहुंचा। एक छोटा सा छापाखाना खोला था हमने आज से 40-42 साल पहले। जिसने देखा हंसते हंसते लोटपोट हो गया। 350 रुपए की हाथ से चलने वाली मशीन से कोई जमाने को बदलने वाली पत्रिका भी छप सकती है क्या? सबने कहा क्यों पैसा नष्ट करते हो। कुल 1,000 का छापाखाना, काम करने वाले 3 आदमी, हाथ से बना कागज। दिखने में छोटा सा छापाखाना, पर हमारा मकसद बड़ा था, उद्देश्य बड़ा था, तो परिणाम जो निकल कर सामने आए वे कैसे शानदार थे।
छोटी मशीन में दुनिया को हिला देने वाला ऊंची मकसद व उद्देश्यों वाला साहित्य छपता था, जबकि बड़ी बड़ी मशीनों में आपको क्या क्या बताएं, ऐसे गंदे उपन्यास व गंदी किताबें छपती हैं। किंतु हमारे छोटे से प्रेस ने दुनिया को झकझोर दिया, जिसके पीछे मकसद काम करते हैं, उद्देश्य काम करते हैं, तो क्रियाकलाप छोटे हों या बड़े, फलते व फूलते हैं। एक और उदाहरण आपको दूं। राजस्थान की वनस्थली नाम की एक जगह पर एक अध्यापक ने छोटा सा बालिका विद्यालय खोला। हीरालाल शास्त्री नाम के गांव के उस छोटे से अध्यापक ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो वहाँ अब क्या है? करोड़ों रुपयों की इमारत बनी है। लड़कियां हवाई जहाज चलाना सीखती हैं। सही अर्थों में आत्मनिर्भर बन नारी को जगाने की विद्या में निष्णात होती हैं। न जाने क्या क्या वहाँ पढ़ती हैं। यह सब इसलिए हुआ कि इस सब के पीछे ऊंचा उद्देश्य था। हमारा भी आज गुरुकुल प्रारंभ करने के पीछे ऐसा ही उद्देश्य है। जब यह साथ होता है तो जनता, इंसान व भगवान सब सहायता करने आ जाते हैं। और उदाहरण सुनेंगे आप। इटावा जिले का एक अंग्रेज इंस्पेक्टर जिसका नाम था ह्यूम, उसने गांव-गांव जाकर आदमी एकत्रित किए। हिंदुस्तान में युवाओं की, जनता की एक समिति होनी चाहिए। उद्देश्य था पीछे तो 50-60 आदमी इकट्ठे हुए और कांग्रेस का जन्म हो गया। तिलक, नेहरू, शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस सब उसी की देन है। छोटे संगठन के पीछे ऊंचे उद्देश्य हो, ऊंचा मकसद हो तो वे दुनिया में सफल होते हैं। जिनके मकसद घटिया होते हैं तो वे बड़े काम करने वाले भी निंदा के पात्र बनते हैं, वह उन पर लानत बरसती है। हम एक छोटी सी पाठशाला शुरू करके एक शानदार शुरुआत करते हैं। आज की हम शिक्षा के साथ साथ संस्कृति विद्या भी पढ़ाना चाहते हैं। हजारों रुपए एक बच्चे के ऊपर प्रतिदिन खर्च हों, ऐसे विद्यालय आज भी देहरादून, मसूरी में हैं। आप जाइए, देख आइए, पर यह भी देखिए कि वहाँ संस्कृति है क्या। संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति वह जिसे ग्रहण करने के लिए आदमी इंसान बन जाता है। इंसान के बाद महामानव, फिर भगवान बन जाता है। किंतु आज की शिक्षा वह तो संस्कृति विहीन है। आज के अनपढ़ आदमी की तुलना में पढ़े लिखे को देखकर मुझे डर लगता है। एक बिना पढ़े लिखे से निश्चिंतता रहती है कि इसमें बदमाशी या चालाकी नहीं हो सकती, होगी तो एक सीमा के अंदर ही। अंदर भलमन साहत है अभी। यदि इसे थोड़ा पढ़ा लिखा कर जीवन जीना सिखा दिया जाए तो आदमी बन सकता है। किंतु पढ़ा लिखा वह तो दिमाग की खिड़की बंद किए बैठा है, हर दर्जे का बदमाश है, वह अहंकारी है। संस्कृति यही करती है कि आदमी को सही ढंग से आदमी बनकर जीना सिखाती है। कौन सिखाए संस्कृति को? सरकार कर सकती है? नहीं, सरकार का संस्कृति से, विद्या से कोई ताल्लुक नहीं। सरकार का सभ्यता से, गेट से, लिबास पोशाक से तो ताल्लुक हो सकता है, पर संस्कृति से नहीं। संस्कृति का मंत्रालय या विद्यालय, विश्वविद्यालय सरकार के पास हो सकता है, पर उसमें संस्कृति व विद्या नाम की कोई चीज़ नहीं है, मात्र नाम ही नाम है। संस्कृति का शिक्षा में समावेश हर कोई नहीं कर सकता, केवल ऋषि ही कर सकते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा के क्षेत्र में हर कोई हाथ नहीं डालता था। आप मकान बनाइए, उद्योग खड़ा कीजिए, खेती बाड़ी कीजिए, राज कीजिए, पर एक काम मत कीजिए, वह है शिक्षा से जुड़ी संस्कृति का शिक्षण, जिसे मिला जुलाकर विद्या कहते हैं। हर कोई विद्या नहीं दे सकता। आज तो हर कोई विद्यालय खोले बैठा है, उसका मालिक बना हुआ है, पर प्राचीन काल में यह कार्य विशुद्धतः ऋषियों के जिम्मे था, वे इसे बखूबी निभाते थे। संस्कृति तो वही सिखा पाएगा जिसके पास हो संस्कृति। मास्टरों के पास कहाँ है संस्कृति? मास्टरों व मजदूरों में आज कोई अंतर है क्या? मास्टर कहते हैं गुरु को, और गुरु वे होते हैं जो शिष्य को अनगढ़ता के अंधेरे से निकालकर सुगढ़ता का प्रकाश भरा रास्ता दिखाते हैं। मात्र जानकारी नहीं देते, वे आत्मीयता का पोषण देते हैं, संवेदना देते हैं। इसी को संस्कृति या विद्या कहते हैं। हम गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़े थे। उस जमाने में आज से 60 साल पहले 2 रुपए की छात्रवृत्ति हर प्रतिभावान छात्र को मिलती थी। हमारे गांव आवलखेड़ा के स्कूल में 1/3 विद्यार्थी सारे आगरा जिले के वजीफे हड़प ले जाते थे। किस कारण?
क्योंकि वहाँ गुरुजी थे, मास्टर साहब नहीं। हमारे गुरुजी ने स्कूल को गुरुकुल बना दिया था। बच्चे स्कूल में ही सोते थे। सवेरे उठकर वे माँ की तरह कुल्ला कराते, नहलाते व फिर पढ़ाते। नींद आती तो धमकाते नहीं थे, कहते अच्छा सो जा, पर जल्दी उठ जाना, देर तक मत सोना। न केवल हम बल्कि जितने विद्यार्थी इस स्कूल में उस जमाने में पढ़े, 3 साल तक बराबर सारे जिले की छात्रवृत्तियां लेकर आए। हर वर्ष 30-30 बच्चे छात्रवृत्ति लेकर आते रहे, क्योंकि वे नौकरी के लिए नहीं, संस्कृति के लिए शिक्षण देते थे। हर माँ बाप को प्रसन्नता थी कि मास्टर साहब के पास बच्चा जितना ज़्यादा रह जाएगा उतना ही अच्छा है। सवेरे जल्दी उठेगा, नहाएगा, साफ रहेगा, आदमी बनेगा। पढ़ा लिखा बने चाहे नहीं, पर विनम्र बनेगा। ऐसी गुरुकुल पद्धति मित्रों समाप्त हो गई। हमें अब क्वालिटी के सहयोगी मिले हैं, तो हम इसे प्रारंभ करते हैं। सारे गायत्री परिवार के 24 लाख परिवारों के बच्चों को पढ़ाने की हैसियत तो हमारी नहीं है, पर हम एक मॉडल खड़ा करना चाहते हैं कि बच्चों का शिक्षण कैसा होना चाहिए। राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र मांग कर लाए थे। हम भी गायत्री परिवार के विशाल परिवार के सदस्यों से उनके बच्चों को मांगेंगे कि हम इन्हें नवयुग के लिए तैयार करना चाहते हैं। आप हमें दीजिए, हम 200 बच्चों को अगले वर्ष के किंडरगार्टन से लेकर 10वीं कक्षा तक की शिक्षा देने का कार्य करेंगे। पर इसकी विशेषता इसका सरकारी पाठ्यक्रम नहीं, वरन वह होगी जो प्राचीन काल के गुरुकुलों में थी। संस्कृति, शिष्टाचार, जीवन जीने की कला, आत्मावलंबन और स्वावलंबन, यह एक बीजारोपण मात्र है, पर इसकी परिणति आप आने वाले 20-30 वर्षों में देखेंगी, जब यह विश्वविद्यालय का रूप ले लेगा। हम यहाँ 24 घंटे का शिक्षण देंगे, जिसमें खेलना कूदना भी शामिल है, व्यायाम करना भी, हंसी मजाक भी, तथा भयमुक्त होकर जीना भी। और क्या करेंगे आप इस विद्यालय में? हम यहाँ परिवार निर्माण की शिक्षा आरंभ करने वाले हैं, ताकि कुटुंब व्यवस्था ठीक से हो सके। व्यक्ति को अच्छा बनाने के लिए कुटुंब को अच्छा बनाना होगा। आज के परिवार यह काम नहीं कर सकते। वे रात को खाना खाते हैं, रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, वे सो जाते हैं। सुबह तब उठते हैं जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। परिवारों को बनाने के लिए हमें नारियों को शिक्षण देना होगा। वे ही बच्चों में संस्कारों का आरोपण कर पाएंगी। नारियों के शिक्षण के बिना गुरुकुल में बच्चों का शिक्षण अधूरा है। मात्र बच्चों का गुरुकुल एक भवन तक सीमित नहीं, यह समग्र परिवार शिक्षण का आरण्य गायत्री तीर्थ के रूप में हमने इसीलिए बनाया है। आज नारी जाति व उसके कारण परिवारों की जो दुर्गति है, उसे देखकर हमें दुख होता है। बच्चियां पढ़ती हैं, बीए करती हैं, एमए करती हैं, यह पढ़ाई किस काम आती है? नौकरियां कहाँ रखी हैं? सबसे बड़ी बात है कुटुंब की संस्था का संचालन। कुटुंब एक समाज है, राज्य है, एक दुनिया है, जिसमें से महापुरुष निकाले जा सकते हैं। व्यक्ति को क्या से क्या बनाया जा सकता है। शादी और परिवार का कोई ताल्लुक नहीं है। पेट से बच्चा पैदा होता है, वही परिवार कहलाता है। यह सही नहीं है। शादी करने से ही परिवार बनता है, यह जरूरी नहीं है। परिवार है सहयोग, सहकार का नाम, हिल मिलकर रहने की भावना का नाम गायत्री परिवार है, युग निर्माण परिवार है। परिवार की भावना यदि बन सके तो समाज बन सकता है। समाज की ढलाई का कारखाना है परिवार। इसमें ढलता है सुसंस्कारी व्यक्ति, जो उसकी इकाई है। सुख और शांति की दृष्टि से परिवार की महत्ता है, जिसके संचालन के लिए महिलाओं की जरूरत है। महिलाओं का, नारी जाति का शिक्षण आवश्यक है। परिवार निर्माण के लिए ऐसा कहीं कोई स्कूल नहीं है, वह हमने यहाँ गुरुकुल के रूप में बनाया है। बच्चों की समस्याएं समझकर उनका समाधान करने, उन्हें ही नहीं परिवार के हर सदस्य को ढाल देने की कला भगवान ने जितनी नारी को दी है, उतनी और किसी को नहीं। पुरुषों के हाथों में थम खाने की कला दी है, वह नारी को जो कला दी है उसे मोहब्बत कहते हैं, संवेदना कहते हैं, करुणा कहते हैं। मर्दों के पास ताकत तो है, समर्थता तो है, पर मोहब्बत नहीं है। उन्हें बनाने बढ़ाने के लिए, ढालने के लिए नारी को ही आगे बढ़ाना होगा।
हम आपसे कार्यकर्ताओं की बेटियों से, धर्म पत्नियों से, देव कन्याओं से, जो यहाँ माता जी की गोदी में रहकर पली, उन सब से इस स्कूल की परिवार निर्माण की प्रयोगशाला की शुरुआत करते हैं। गायत्री परिवार के लोगों से कहते हैं कि अपनी पत्नियां हमें सौंपिए, हम उन्हें संस्कारवान बनाएंगे। संस्कार किसी के पास नहीं है, सास के पास नहीं है, सास तो उससे भी ज़्यादा फूहड़ है। अपनी बेटी बहू को कहाँ से देगी वह संस्कार? इसलिए समय की आवश्यकता को देखते हुए हम संस्कारों के शिक्षण के द्वारा एक गुरुकुल आरंभ करते हैं, विद्या, संस्कृति, विज्ञान द्वारा नई पीढ़ी को बनाने के लिए। हमारी तो इच्छा थी कि स्कूली पाठ्यक्रम भी इस शिक्षा से निकाल देते, पर क्या करें, मजबूरी है। बच्चे, उनके अभिभावक कहेंगे कि हमें नौकरी के लायक भी नहीं बनने दिया। हम तो उन्हें जीवन जीने की कला, बड़ा आदमी, महामानव बनाने की विद्या सिखाना चाहते हैं। पर समय को देखते हुए विद्यालय वाली सरकारी पाठ्यक्रम भी साथ जोड़ दिया है। मैट्रिक तक तो सरकारी शिक्षण पद्धति से पढ़ाएंगे, पर साथ में जीवन की दिशा का निर्धारण करना, अपना भविष्य स्वयं कैसे बनाया जाए, इस विद्या का शिक्षण करेंगे, संस्कारवान बनाएंगे। सामान्य जानकारी मिले वहाँ तक तो हम बर्दाश्त करते हैं, पर कॉलेजों की पढ़ाई का जब प्रश्न आएगा तब हम अपना बनाएंगे। भारतीय संस्कृति का शिक्षण करने वाला एक विश्वविद्यालय स्तर का तंत्र हम खड़ा करेंगे। कब करेंगे? आप देखिए, या हम हो ना हो, पर बीज बो रहे हैं। हमारे उत्तराधिकारी आने वाले 10-15 वर्षों में यह समग्र तंत्र तैयार कर देंगे। आपको इस संबंध में आशावादी होना चाहिए। आज हमें IAS की नहीं, समाज को सुधारने वाले लोक सेवियों की जरूरत है। समाज को शानदार मनुष्यों की जरूरत है। स्वस्थ चिंतन करने वाले युवा रक्त की जरूरत है। इसलिए स्कूलों की, कॉलेजों की शिक्षण पद्धति में व्यापक क्रांति पैदा करने के लिए यहीं से वातावरण बनाते हैं। न जाने इनमें से कौन गांधी है, नेहरू है, सुभाष बोस है, खुदीराम है। प्रत्येक के अंदर की मौलिक क्षमता को निखारने का प्रयास करेंगे। 4 घंटों की सरकारी पढ़ाई व 20 घंटों की हमारी संस्कारों वाली पढ़ाई उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी है। संस्कारवान बच्चे और सुसंस्कारी, संवेदनशील, स्वावलंबी, शिक्षित नारी शक्ति, इन्हीं 2 को बढ़ाएंगे हम। इस दिशा में हमारे कदम छोटे भले ही हों, लेकिन परिणाम शानदार होंगे। आप देखना, अगले दिनों सारी शक्तिपीठों में यही शिक्षण बृहत रूप से चलने लगेगा। वह देखते देखते विद्या विस्तार की क्रांति होती चली जाएगी। अब अंत में एक अनुरोध उनसे जो इस काम के लिए समय देंगे, उन बुढ़ों को जिन्होंने घर वालों की नाक में दम कर रखा है, रिटायर हो चुके हैं, ढेर सारा समय है, पर समाज के नाम पर समय मांगते हैं तो ठेंगा दिखाते हैं। हम यहाँ बुलाते हैं ताकि उनका लोक परलोक दोनों सुधर सके। उन्हें हमें पहले पढ़ाना पड़ेगा ताकि वे शिक्षक बन सकें। वानप्रस्थ स्तर के रिटायर्ड सेवाभावी व्यक्ति चाहिए हमें। यदि ऐसे व्यक्ति युवा वर्ग में से मिल सकें तो फिर बात ही क्या है। घर में एक ही कमाने वाला है, उसे अभी हम नहीं बुलाते, पर यह जरूर कहते हैं कि साल में वह एक बार 9 दिन का अनुष्ठान यहाँ आकर करे। अपने घर की महिलाओं व बच्चों का शिक्षण यहाँ देव परिवार में आकर करवाए। यह गुरुकुल एक समग्र सर्वांगपूर्ण प्रयोगशाला है जिसमें हम नर रत्नों को ढालेंगे, जिनसे व्यक्ति, परिवार व समाज बनेगा। हमें मौका दीजिए ताकि हम नया समाज बना सकें, नया जमाना ला सकें। इन बच्चों व महिलाओं का अब विद्यारंभ संस्कार होगा। हम अपनी बात समाप्त करते हैं। ओम शांति। तो ये था परम पूज्य गुरुदेव का वो प्रवचन जिसमें वो बताते हैं कि मैं रहूं या न रहूं, लेकिन एक विश्वविद्यालय हमारा बनेगा, जिसके लिए मैं उत्तराधिकारी तैयार कर रहा हूं, जो 5-10 साल के अंदर एक नया विश्वविद्यालय बनाकर तैयार कर देंगे। और सच में वो गुरुदेव के शरीर त्यागने के बाद 2002 में, शायद 2002 में वो विद्यालय बनकर तैयार हुआ, जिसका नाम पड़ा देव संस्कृति विश्वविद्यालय। और आज मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि गुरुदेव के जो उत्तराधिकारी हैं वो निरंतर कार्य करते जा रहे हैं और गुरुदेव को सपने को पूरा करने के लिए वो दिन रात लगे हुए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि हम सभी बहन भाई भी थोड़ा थोड़ा प्रयास अवश्य ही करेंगे ताकि हमारे गुरुदेव के सपने अवश्य ही पूरे हो सकें। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।